हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा बच्चा। ठीक है, अगर आपको बच्चा पिछली सभी वीडियोस देखनी है शुरुआत से, बिल्कुल पहली वीडियो से, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके बच्चा सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेंगे तो आने वाली आगे की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। बच्चा, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। यानी 3.4 में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, आज हम उन चीज़ों को बिल्कुल डीपली डिटेल में जाके समझेंगे कॉन्सेप्ट सहित। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यार अभी लाइक और शेयर मार दीजिएगा। ओके बच्चा, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चा 3.4 एक्सरसाइज के अंदर, तो आपका जो पहला टॉपिक आएगा बच्चा, आपका वो आएगा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ओके बच्चा, अब ये बच्चों संक्रियाएं वैसे यहाँ पर हमने कई टाइप की पढ़ी हैं। यहाँ पर हम जो संक्रिया लगाएंगे वो किसी आव्यूह की रो और कॉलम्स पर लगाएंगे बच्चा। ठीक है, किस तरीके से लगाएंगे? बेसिकली जो बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जो प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं बच्चा, वो 6 होती हैं, जिसमें से 3 संक्रियाएं लगती हैं आव्यूह की पंक्ति पर और वही सेम 3 संक्रियाएं लगती हैं आव्यूह के स्तंभ पर। ठीक है बच्चा, तो चलिए समझते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर बच्चा जरूर मार दीजिएगा। ओके बच्चे, चलिए बिल्कुल देखिए, हम यहाँ बेसिक से कराते हैं सारी चीज़ें। हम हर एक्सरसाइज का एक बेसिक का वीडियो जरूर बनाते हैं। अगर उसके अंदर बेसिक होता है तो आप किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को जाके देखिएगा, उस एक्सरसाइज से पहले उसका बेसिक का वीडियो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है बच्चा। ठीक है, क्योंकि आप सीख जाएंगे तो खुद पढ़ जाएंगे और पढ़ा भी देंगे। उस लेवल से हम आपको कराते हैं। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी होगी। समय से पहले सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। आफ्टर जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अभी और भी आपको प्रोवाइड करनी है और करानी है। कुल मिला के तैयारी बहुत ज़बरदस्त करानी है। ठीक है बच्चा, एग्जाम में 90+ ही चाहिए और आप लेकर भी आएंगे, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बस कंटिन्यूस वीडियो को देखा करो पर डे। ठीक है, एक भी वीडियो मिस मत किया करो। और यार हमारी मेहनत का अगर आप हमें कुछ फल देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर दे दिया करो जरा बच्चा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर से हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हमारा जो हौसला है वो बुलंद हो जाता है और ऐसे ही और ज़्यादा काम करने का मन करता है। ठीक है, और अच्छे से वीडियो बनाने का मन करता है अगर आप लाइक शेयर मारते हैं तो बच्चा। ठीक है, चलिए तो लाइक शेयर जरूर मार दिया करो यार। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है बच्चा आपका आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है बच्चा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं? व्हाट इज द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स? तो बच्चा जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जो प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं बच्चा, वो 6 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? 6 टाइप की, जिसमें से 3 टाइप की जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो किसी भी मैट्रिक्स की रो पर लगते हैं। ठीक है बच्चा, रो पर यानी पंक्ति पर लगते हैं। और जो बाकी के रिमेनिंग 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं वो बच्चा किसी आव्यूह के कॉलम्स पर लगते हैं। ठीक है बच्चा, यानी स्तंभ पर लगते हैं। ठीक है, तो 3 ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी प्रारंभिक संक्रियाएं 3 तो लगती हैं पंक्तियों पर और 3 लगती हैं बच्चा स्तंभों पर। ठीक है, अब पंक्ति पर कौन कौन सी लगती हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर वही सेम स्तंभों पर लगेंगी। इज दैट क्लियर? चलिए समझते हैं। तो बच्चा पहला जो है बच्चा पॉइंट वो होता है बच्चा आपका पहला जो ऑपरेशन जिसे हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर 1, फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, हम फिलहाल बात कर रहे हैं पंक्तियों पर। ठीक है बच्चा, तो इसमें क्या होता है, जैसे
कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है, तो अगर हम चाहें तो उस आव्यूह की पहली पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति के साथ आपस में इंटरचेंज, अदला बदली भी कर सकते हैं। किसी भी आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं बच्चा फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है बच्चा, मैं लिख देता हूं, किसी आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों को या स्तंभों को भी, अगर आप स्तंभों में चाहें तो स्तंभों में यही लाइन लिखी जाएगी, सिर्फ पंक्ति की जगह स्तंभ आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो किसी आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में अदला बदली की जा सकती है या इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, आपस में अदला बदला जा सकता है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। ठीक है बच्चा, जा सकता है। ठीक है बच्चा, यानी कोई मैट्रिक्स है, उसकी सपोज पहली रो है, उसको मैं थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करना चाहता हूं। ठीक है, तो कर सकता हूं, फर्स्ट रो को थर्ड रो की जगह पर और थर्ड रो को फर्स्ट रो की जगह पर लिख देते हैं। ठीक है बच्चा, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं जैसे, और इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको लिखेंगे जैसे मान लीजिए रो, आर मीन्स रो, रो मीन्स पंक्ति, तो आर आई है। ठीक है, आर आई को, आर आई मान लीजिए R2 है, R2 मतलब दूसरी पंक्ति है, और उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तीसरी पंक्ति में, तो उसे लिखूंगा कैसे, इस तरीके से लिखूंगा। इट मीन्स दैट कि R2 चेंज हो गया है R3 में और R3 चेंज हो गया R2 में। वी कैन से कि R2 जो है आपका, यानी जो सेकंड रो है आपकी, वो थर्ड रो की जगह पे चली जाएगी पूरी की पूरी उठकर, और जो थर्ड रो है वो अपने आप फिर उठ के सेकंड रो की जगह पर आ जाएगी। इसी को बोलते हैं बच्चा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है बच्चा, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज मेरे पास एक आव्यूह है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, सपोज 4 5 6 7 8 9 और भी और ले सकते हैं चाहे तो आप, इसमें 0 1 3, सपोज ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो मैं इसमें ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ इंटरचेंज ऑफ रो ईच अदर। तो कैसे लगाऊंगा बच्चा, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं पहली रो को तीसरी रो के साथ चेंज करना चाहता हूँ, जब नहीं R2 को R3 में चेंज करें आप, ये भैया ये तो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो जरूरी नहीं है आप R2 को R3 में इन दोनों को ही आपस में अदला बदली करें, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इन दोनों को भी आपस में अदला बदली कर सकते हैं, किन्हीं भी दो रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सकते हैं कि R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं आप R2 के साथ, या R1 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं R3 के साथ, किसी को भी। ठीक है, आपस में कोई भी दो रो को आप आपस में अदला बदली कर सकते हैं, और इसी को फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं ऑन मैट्रिक्स रो। ओके बच्चा, चलिए तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। सपोज मैं यहाँ पर इसमें ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, सपोज कि मैं R1 को चेंज करना चाहता हूँ R3 के साथ, तो इसको लिखेंगे हम R1 इंटरचेंज R3। ठीक है, और आफ्टर इंटरचेंज जो मैट्रिक्स होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही रहेगा, बस उसमें रो और ये आपस में चेंज हो जाएंगे, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रो और किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज करने से इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जितनी है उतनी ही रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। इट मीन्स दैट वी कैन से 0 1 3 ऊपर आ जाएगा, 0 1 3, और ये एज इट इज रहेगा R2, बिकॉज R2 से कोई मतलब नहीं है, हमने R2 से तो कुछ किया ही नहीं है, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज किया है, तो R2 यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा 7 8 9, और ये जो R1 है ये R3 की जगह पर आके जो है रख जाएगा, यानी 4 5 6 हो गया बच्चा ये। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया मैट्रिक्स के अंदर, और इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम अभी आगे जाके जब क्वेश्चंस हमें प्रूफ करने होंगे तो वहाँ हमें ज़रूरत के अनुसार हम अपनी सुविधा से इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, जहाँ हमें इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चा, तो कुल मिला के आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही समझिए कि हम लोग किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसे कॉलम्स को भी कर सकते हैं, वो 3 लो लास्ट के ऑपरेशन है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है बच्चा,
चलिए, तो फर्स्ट क्लियर हो गया आपको। सेकंड होता है बच्चा, सेकंड होता है इसका, सेकंड जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है समझिएगा। सेकंड जो ऑपरेशन होता है, सेकंड जो ऑपरेशन होता है बच्चा, ये होता है कि किसी भी आव्यूह की किसी रो में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। यानी कोई आव्यूह है, उसकी किसी भी पंक्ति में हम किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। इस तरीके से देखिए, यानी कि किसी आव्यूह की किसी भी पंक्ति में, क्योंकि हम यहाँ पर पंक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए पंक्ति लिख रहे हैं, यही सेम स्तंभ पर भी हो सकता है। किसी भी पंक्ति में किसी अदिश संख्या से गुणा करना, ठीक है बच्चा, गुणा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैं इसको लिखूंगा कैसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए R1 है और R1 ये पहली रो है, इसमें मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म में, चिन्ह के रूप में कैसे लिखूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा, सपोज मुझे R1 है और R1 में मुझे किसी भी स्केलर नंबर, सपोज मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है या 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे लिखूंगा। तो R1 5R1, इट मीन्स दैट कि R1 में 5 से मल्टीप्लाई लिखा है, तो क्या हो जाएगा 5R1 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। जब R1 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 5R1। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि R1 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। या आप R3 में भी कर सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए आप R3 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 6 से, तो आप कैसे करके लिखेंगे उसको, आप लिखेंगे R3 6R3 इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि हम R3 में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 5 6 1 1 2 0, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें मैं बच्चा R2 में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 से, तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा R2, भाई ये तो R1 है और ये R2 है, तो मैं R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसको लिखेंगे कैसे, वही चीज़ हम यहाँ सिखा रहे हैं आपको। तो R2 में मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इसको लिखेंगे 3R2 इस तरीके से। इसका मतलब ये हो गया है कि इस R2 में 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे कैसे, ऐसे देखिए। तो ये ऐसे लिखा जाएगा बच्चा कि A बराबर 5 6 1 तो ऐसे ही रहेगा, जो पहला R1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 में गुणा किया 3 से, 3 से करो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, इस तरीके से आपको गुणा करना, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जो है इसकी भी, वो भी किस पर, रो पर, ठीक है, रोज पर। तो अब एक थर्ड और बचता है बच्चा, कैसे समझिए। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में बच्चा कि हम किसी भी आव्यूह की किन्हीं दो रो को आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है बच्चा, आपस में। ये थर्ड है आपका। जैसे थर्ड ऑपरेशन, किसी आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में, किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में जोड़ा या घटाया भी जा सकता है, ठीक है। जैसे जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। और कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक आव्यूह है और उसकी R1 में ऐड करना है R2 को, तो कैसे लिखूंगा, और जिस में जोड़ेंगे, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, जिस में जोड़ते हैं वही रो चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नोट डाल के, जिस पंक्ति में किसी
दूसरी पंक्ति को जोड़ा या घटाया जाता है वही पंक्ति बदलती है, यानी चेंज होती है। ठीक है, यानी मुझे अगर पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ना है तो पहली पंक्ति चेंज होगी, क्योंकि पहली पंक्ति में जोड़ रहे हैं, दूसरी पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, जिस पंक्ति में जोड़ेंगे या घटाएंगे, सीधी सी बात है यार, वही चेंज होगी, कोई दूसरी तो चेंज होगी नहीं। ठीक है बच्चा, तो जिस को जोड़ेंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस में जोड़ेंगे उस पर फर्क पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज उसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे R1 है, मेरे पास पहली पंक्ति है, ठीक है, R1 है, और इसमें मैं R3 को जोड़ना चाहता हूं, तो उसको लिखूंगा कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में? मैं लिखूंगा बच्चा R1 प्लस R3, और चेंज क्या होगा? R1 चेंज होगा, बिकॉज R1 में R3 को प्लस किया गया है, ना कि R3 में R1 को। क्लियर? समझ में आ रही है बातें? तो R1 में भाई यहां पर ये लिखा जाएगा कि किस में प्लस कर रहे हैं हम, R1 में प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए R1 किसको? R3 को, तो R1 प्लस R3। अगर हम R3 में प्लस करते तो ऐसे लिखते, फिर R3 में प्लस करते सपोज R1 को, तो फिर लिखते R3 यहाँ पे लिखते, और यहाँ लिखते R3 प्लस R1। समझ में आया? जिस में प्लस करना है और जो चेंज होगी वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और ऐड कर रहे हैं तो उनको आप ऐसे करके शो कर सकते हैं। ऐसे ही हम माइनस भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है ऐड ही करें। जैसे R1 में मैं R2 को माइनस करना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा? R1 माइनस R2, और चेंज क्या होगा? जो यहां लिखा है, कौन सा चेंज होगा? R1। और ऑफकोर्स जिस में घटाएंगे वो चेंज होगा, जिसको घटाएंगे वो चेंज नहीं होगा बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ या घटा भी सकते हैं। या हम एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे R1 में ऐड करना है R3 को, तो R3 में मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकता हूं। कैसे? तो उस ऑपरेशन को लिखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे R1 में R3 को ऐड करना है और R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है या माइनस करना है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मुझे R1 में ऐड करना है किसको? R3 को, और वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कैसे लिखूंगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस करूंगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये होगा कि R1 में R3 ऐड हो रहा है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, यही तो मतलब हो गया इसका, कि R1 में R3 को ऐड किया जा रहा है, लेकिन R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा रहा है। ऐसी माइनस भी कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए R3 में से मुझे माइनस करना है R2 को, तो यहाँ लिखेंगे R3 माइनस, और R2 को माइनस करना है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करके करना है सपोज, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करके 5R2, इस तरीके से। ठीक है, या भाग करके भी कर सकते हैं। जैसे ये सब एक ही टाइप के हैं। ठीक है, ये एक थर्ड ऑपरेशन के अंदर अपनी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, तो मैं एक जगह समझा रहा हूँ कि बच्चा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने सपोज कि R2 में से आपको माइनस करना है R1 को, लेकिन 2 से डिवाइड करके, तो आप लिखेंगे R1 को माइनस करना है लेकिन 2 से डिवाइड करके, तो R1 डिवाइड बाई 2, ऐसे करके भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर दो पंक्तियों को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा या घटाया भी जा सकता है, या किसी नंबर से भाग करके जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। आई होप कि सब आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यही ऑपरेशन हम, अब ये 3 हो गए ना ऑपरेशन, मैंने कहा था 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। जो 3 ऑपरेशन होते हैं वो किन्हीं पंक्तियों पे लगते हैं, और जो बाकी के 3 ऑपरेशंस होते हैं वो किन्हीं स्तंभों पे लगा सकते हैं। तो सेम यही ऑपरेशन अब स्तंभों पे लग जाएंगे। बस होगा क्या, जहां जहां ये पंक्ति आया ना शब्द, वहां आप स्तंभ करेंगे स्वयं। ठीक है, और ये आर की जगह पर क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, बिकॉज सी फॉर कॉलम, सी मीन्स कॉलम। ठीक है, तो इसलिए सी लगा देंगे। बाकी यही कॉन्सेप्ट रहेगा सेम। ठीक है, एग्जाम्पल में एक आपको इसका दूं। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो एग्जाम्पल देने के लिए जगह थोड़ा सा खाली करनी पड़ेगी बच्चा पार्टी। सपोज ऐसा करो, मैं पहले आपको समझा देता हूँ ये कॉलम में, फिर एग्जाम्पल दे दूंगा, इसे हटा के समझिए आप पहले। अब इन्हीं ऑपरेशन को हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये किस पर थे बच्चा? ये थे पंक्तियों पर, ये थे पंक्तियों पर, लिख लीजिएगा आप ये। ठीक है, पंक्तियों पर।
पंक्तियों पर थे बच्चा ये ऑपरेशन। अब यही ऑपरेशन सेम कॉलम्स पर लग सकते हैं, तो यहां पर आप लिख देंगे फिर स्तंभों पर, यानी कॉलम्स पर, ऑन कॉलमन, स्तंभों पर। अब स्तंभों पर लगाएंगे तो क्या होगा, किसी आव्यूह की किन्हीं दो स्तंभों को आपस में अदला बदला भी जा सकता है। और फिर उसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए आप दूसरे स्तंभ को तीसरे स्तंभ के साथ बदलना चाहते हैं तो C2 इंटरचेंज C3 ऐसे करके, या पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में इंटरचेंज करना तो C1 इंटरचेंज C2, या पहले स्तंभ को आप तीसरे स्तंभ के साथ चेंज करना तो C1 इंटरचेंज C3 आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। कॉलम को कॉलम के साथ ही इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को रो के साथ ही इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं बच्चा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रो को रो में या कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे सेकंड ऑपरेशन सेम वही एग्जांपल्स हो जाएंगे, ओके बच्चा। अब सेकंड यहाँ पे दूसरी, आप किसी आव्यूह की किसी भी स्तंभ में किसी अधिक संख्या से गुणा करना, तो गुणा भी कर सकते हैं बच्चा। हम कैसे गुणा करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए मुझे पहला स्तंभ है तो उसे क्या लिखूंगा मैं C1, बिकॉज फर्स्ट कॉलम है ये, ठीक है। तो इस फर्स्ट कॉलम में मुझे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज 5 से करना है, तो कैसे करूंगा, C1 और यहाँ पे लिखूंगा C1 मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसे ही आप मैं C3 ये तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ बच्चा 6 से, तो क्या करूंगा 6 इंटू C3। इसका मतलब ये है कि इस तीसरे कॉलम में 6 से गुणा हो रहा है, आप ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही थर्ड ऑपरेशन में क्या है, किसी आव्यूह की किन्हीं दो स्तंभों को आपस में जोड़ा घटाया भी जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जिस पंक्ति, यहां पे अब स्तंभ आ जाएगा क्योंकि स्तंभ की बात करना ना, जिस स्तंभ किसी दूसरे स्तंभ को जोड़ा या घटाया जाए, जिस स्तंभ में आएगा बच्चा यहाँ पे, जिस स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ को जोड़ा या घटाया जाए वही स्तंभ बदलेगा, ठीक है बच्चा, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। यानी जिस स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ को जोड़ा या घटाया जाएगा वही स्तंभ इंटरचेंज बदलेगा, मतलब जो है वही बदला जाएगा। जिसको जोड़ रहे हैं घटाना है वो नहीं बदलेगा, जिस में जोड़ रहे हैं घटाना है वो बदलेगा। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन ऐसे ही लगा सकते हैं कि ये R की जगह पर C आ जाएगा, ठीक है बच्चा। जैसे मान लीजिए C1 में आप ऐड करना चाहते हैं C3 को, तो C1 प्लस C3, और ये चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे C2 में आप घटाना चाहते हैं C3 को, तो C2 माइनस C3, C2 चेंज होगा, ठीक है बच्चा। ऐसे आप C1 में जोड़ना चाहते हैं C2 को, ठीक है, लेकिन 2 से गुणा करके, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे फिर आप इसको कि C1 में C2 को जोड़ा गया है, C1 में C2 को जोड़ा गया है लेकिन 2 से गुणा करके, इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी सकते हैं कि C1 में आप C1 में घटाना चाहते हैं आप C3 को, ठीक है, लेकिन 2 से डिवाइड करके, तो या 3 से डिवाइड करके, तो 1/3 इस तरीके से आप लिख देंगे। इट मीन्स दैट कि C1 में से C3 घट रहा है लेकिन 3 से डिवाइड होकर। ये तरीके हैं कुछ ऑपरेशन के, ठीक है बच्चा। तो 3 ऑपरेशन ये कॉलम पे होगा, 3 हो गए आपकी पंक्तियों पर, कुल मिला के 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है बच्चा। अब इनका एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा लास्ट वाले का। जैसे मान लीजिए ये तो मैं हटा देता हूँ अपना, इसके एग्जाम्पल भी समझा देते आपको। जैसे सपोज मैं यहाँ पे पंक्तियों समझाऊंगा, पहले एक एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल है बच्चा, सपोज मेरे पास एक आव्यूह है, इसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 1 2 3 सपोज, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें एक ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ ये वाला कि C1 चेंज C1 प्लस C2, ये 3 तो है नहीं, सिर्फ 2, इसमें एक ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ कि मैं C1 में बच्चा C2 ऐड करना चाहता हूँ। तो कैसे ऐड करूँगा, तो इसको मैं लिखूंगा फिर इस तरीके से, A बराबर C1 में ऐड होगा C2, ठीक है, और संगत अवयव में संगत अवयव ऐड होता है। और चेंज कौन सा होगा, जिस में ऐड कर रहे हैं वो चेंज होगा, जिसको ऐड कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो बच्चा C1 में ऐड कर रहे हैं तो C1 चेंज होगा,
तो 5 में जोड़ेंगे 1 को 6, 6 में जोड़ेंगे 2 को 8, 7 में जोड़ेंगे 3 को 10, और C2 को ऐड कर रहा है तो C2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा 1 2 3 इस तरीके से। तो देखा आपने, C1 में ऐड किया था इसलिए C1 बदल गया, और C2 को ऐड किया था इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिसको ऐड करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको घटाते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके बच्चा, चलिए एक ऑपरेशन और लगा देते हैं हम इसी पर। जैसे मान लीजिए मैं ऑपरेशन सॉरी यहाँ पे मैंने C क्यों किया है, R करना चाहिए था ना मुझे, क्योंकि मैंने रो पे लगाया है बच्चा, सॉरी है ना, R कर लीजिएगा R, ठीक है बच्चा, R यानी रो। अब आप चाहते हैं कॉलम पे भी लगा सकते हैं, मैं एक ऑपरेशन आपको कॉलम पे लगा दिखाता हूँ इसी में। जैसे मान लीजिए C1 में मुझे C1 में ऐड करना है मुझे, नहीं C1 में ऐड करना है मुझे सपोज C3 को, लेकिन 2 से गुणा करके, तो आप ऐसे करके लिखोगे उसे कि C1 में C3 ऐड हो रहा है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके हो रहा है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। और चेंज कौन सा होगा, C1। कैसे देखिए, C1 में ऐड करना है, यानी इसमें ऐड करना है मुझे C1 में, किसको, C3 को, लेकिन इसमें 2 से गुणा करके तब ऐड करेंगे। तो बच्चा देखो 5 में जोड़ेंगे 7 को, लेकिन इसमें 2 से गुणा करके, तो इसमें 2 से गुणा करो पहले, 2 7 14 और 14 और 5 19 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। C3 को ऐड करेंगे लेकिन 2 से गुणा करके, तो पहले इसमें 2 से गुणा कर लो, 2 7 14 और इसमें जोड़ दो C1 में, तो 14 और 5 19। ऐसे ही इसमें 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 में जोड़ दो 7, और बाकी एज इट इज, बिकॉज C1 में ऐड किया गया है इसलिए सिर्फ C1 चेंज होगा, C2 और C3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे रहेगा 6 2 7 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने C1 में ऐड किया था, सिर्फ C1 चेंज हुआ है, देखो बाकी C2 और C3 एज इट इज है। तो आई होप कि आपको 6 को 6 ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे कि ये ऑपरेशंस बच्चा आप भी की किसी रो या पंक्ति पर लगते हैं, किस तरीके से लगते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चा, तो ये आपके जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे ऑन मैट्रिक्स, ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया है बेसिक। आई होप कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को पूरा समझ में आ गया है मुझे वीडियो में जो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, सर हमें समझ में आ गया है। यार आप जवाब दिया करो, देखिए आप कमेंट ही नहीं करते हैं यार, मुझे बताया करो, मैं आपसे पूछता हूँ वीडियो में, तो यार मुझे इतना जवाब तो दे सकते हो, 2 मिनट लगे टाइप करने में, यार मुझे बता दिया करो, मुझे भी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ बच्चों को क्लियर है चीज़ें। ठीक है, तो यार कम्युनिकेशन बना कर रखो, ऑनलाइन है लेकिन ऑफलाइन की तरह बात कर सकते हैं हम कमेंट के माध्यम से, तो किया करो यार। ठीक है बच्चा, चलिए अब दूसरा जो टॉपिक है बच्चा आपका वो क्या है, आप उसे समझिए। ठीक है, इसे हटा देते हैं अब, है ना, इसको तो अब हम हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है बच्चा आपका, वो समझ लीजिएगा, पहले से हटा दूं मैं ना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्लियर हो गया आपको, किस तरीके से आप रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं आपस में, या इंटरचेंज कर सकते हैं, या एक रो में से एक कॉलम एक स्तंभ को दूसरी रो को आप घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि किन्हीं 2 रो को ही आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किन्हीं 2 रो को ही आपस में घटा सकते हैं। ठीक है, कॉलम को रो को नहीं कर सकते हो, कॉलम को कॉलम के साथ, रो को रो के साथ। ठीक है बच्चा, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है बच्चा, दूसरा टॉपिक है बच्चा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बच्चा, इसे समझिएगा। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चा, क्योंकि हल्का सा कंफ्यूजन वाली है लेकिन चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मेरे आप समझ लीजिए, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ कि कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होता है। ठीक है बच्चा, तो देखिए मान लीजिए कोई हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टिबल आव्यूह यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने के लिए उस आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है, यानी उस आव्यूह की रो और पंक्तियों की संख्या आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी वह आव्यूह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक वर्ग आव्यूह है ए। ठीक है, पहले मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ फिर लिखाऊंगा। ठीक है बच्चा, तो सपोज हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है ए, तो उस वर्ग आव्यूह को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। कब, हम उस वर्ग आव्यूह ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे जब कोई एक अन्य बी आव्यूह का अस्तित्व हो, मतलब कि एक बी आव्यूह एक ऐसा जरूर होना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो हम ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है बच्चा,
और जो बी होगा वो ए का व्युत्क्रम होगा। वैसे दोनों ही दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ठीक है। यानी फिर समझ लीजिए, मैं लिखा रहा हूं यहां पर, माना कोई वर्ग आव्यूह ए है, ठीक है। माना कोई वर्ग आव्यूह ए है तो हम ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे, माना कोई वर्ग आव्यूह ए है तो ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहेंगे जब किसी अन्य आव्यूह बी का अस्तित्व हो, यानी कोई जो अन्य आव्यूह है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अस्तित्व मीन्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अस्तित्व, उसका अस्तित्व आप समझिए, ठीक है। अस्तित्व की मतलब समझिए, काफी बच्चों को अस्तित्व का मतलब नहीं पता होता है और यार वो बस अस्तित्व लेके चलते हैं कि क्या अस्तित्व होता, क्या अस्तित्व देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ इस दुनिया में है तो मतलब उसका अस्तित्व है, अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कोई ना कोई एक आव्यूह होना चाहिए बी, ठीक है। कोई ना कोई एक आव्यूह बी ऐसा होना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ जाए, ठीक है। तो ए अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो हम ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे यदि कोई अन्य आव्यूह बी का अस्तित्व हो, और वो किस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो हम ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूं, अन्य आव्यूह बी का अस्तित्व हो, अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ये चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह ए है तो हम ए को ही व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, लेकिन कब, जब एक अन्य आव्यूह बी इस प्रकार होना चाहिए कि ए को बी के साथ ए बी, बी को एक साथ बी ए निकालें तो वो आई के बराबर आए, यानी एक इकाई आव्यूह आए, इकाई तत्समक आव्यूह आना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो हम कहेंगे कि ए क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, किसका, बी का। और बी को ए का क्या बोलते हैं बच्चा, व्युत्क्रम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने के लिए वो पहले तो वर्ग होना चाहिए और एक अन्य आव्यूह बी एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, ठीक है। ए अगर एक वर्ग आव्यूह है तो ए का अगर बी आव्यूह के साथ गुणा करें या बी का ए के साथ गुणा करें तो वो इकाई आव्यूह होना चाहिए। अगर वो इकाई आव्यूह आ रहा है तो हम बोलेंगे ए क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, ठीक है बच्चा। ये इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक टॉपिक ये था व्युत्क्रमणीय आव्यूह का, बस इसमें विशेष आप ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कोई भी आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह जब होता है ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास कोई ए आव्यूह है और सपोज, पहले ध्यान रखिएगा वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, उसका क्रम जो है ये सेम होना चाहिए, एम गुणा एम, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इस ए को ही हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे यदि कोई अन्य आव्यूह बी इस प्रकार हो कि ए बी निकाले और बी ए निकाले तो वो आपस में बराबर आए और वो भी आए आई के बराबर, क्या आना चाहिए, इकाई आव्यूह आना चाहिए, तब हम कहेंगे ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है बच्चा। चलिए अब आपका जो दूसरा टॉपिक है उसको ले लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है उसे समझिएगा। तो ये दो टॉपिक बच्चा आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है बच्चा वो क्या है, ठीक है, समझिए। इसमें क्या करेंगे बच्चा, इस टॉपिक में हम किसी आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा जो है व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, व्युत्क्रम, ठीक है। यानी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, ठीक है, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना।
अब कैसे सीखेंगे, यानी कि टू फाइंड द इनवर्स ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है बच्चा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये है क्या, इसको समझ लीजिए आप। देखिए, किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम हम जब ज्ञात करते हैं तो वो दो तरीके से ज्ञात करते हैं। किन दो तरीकों से, वो समझ लीजिए। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, और इसी टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किसी भी आव्यूह का हम व्युत्क्रम निकालेंगे, वो भी किससे, प्रारंभिक संक्रिया से। लिखा आएगा क्वेश्चन में कि प्रारंभिक संक्रिया से इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, लिखा आएगा बिल्कुल क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस पर ही क्वेश्चन बच्चा बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर बनता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ये लिखा आता है, तो आपको फिर प्रारंभिक संक्रिया से ही करना पड़ेगा क्योंकि लिखा आया है प्रश्न में। ठीक है, तो प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी आव्यूह का जो व्युत्क्रम हम ज्ञात करते हैं, यानी जो इनवर्स ज्ञात करते हैं बच्चा, वो दो तरीके से ज्ञात करते हैं। कितने तरीके से ज्ञात करते हैं, दो तरीके से। और जो इनवर्स को बच्चा हम व्युत्क्रम को लिखते हैं हम इस तरीके से, ए इनवर्स। ठीक है बच्चा, ए इनवर्स इस तरीके से लिखते हैं। अगर किसी आव्यूह का इनवर्स निकालना, मान लीजिए ए का इनवर्स निकालना, तो हम ए को ए का इनवर्स जो होगा, ए का जो इनवर्स होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बच्चा ए की पावर -1 बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी इसको ए इनवर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो अब समझिए, दो तरीके से निकालते हैं। तो किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रिया से हम दो तरीके से निकालते हैं। पहला तो संक्रिया, पंक्ति संक्रिया द्वारा, पंक्ति संक्रिया द्वारा बाई रो ऑपरेशन। ठीक है, बाई रो ऑपरेशन। एक तो रो ऑपरेशन की हेल्प से भी हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, और एक निकालते हैं बच्चा स्तंभ संक्रिया द्वारा, दूसरा निकालते हैं बच्चा स्तंभ संक्रिया द्वारा बाई कोलमन ऑपरेशंस। ठीक है बच्चा, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। सिर्फ दो ही टाइप्स के हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए। या तो आप लगा सकते हैं पंक्ति वाले ऑपरेशन, या आप लगा सकते हैं स्तंभ वाले ऑपरेशन। इन दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे, दोनों यूज नहीं कर सकते, विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, तो पहले बात करेंगे पंक्ति संक्रिया से। पंक्ति संक्रिया से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए कैसे लिखा जाता है, तो समझिए। सपोज आप पंक्ति संक्रिया से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, तो आपको किसी आव्यूह को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए, माना कोई आव्यूह ए है। ठीक है, और इस ए आव्यूह का मैं पंक्ति संक्रिया से इनवर्स निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कोई आव्यूह ए है, हमें यहां ए का इनवर्स यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए, पंक्ति संक्रिया से। तो सबसे पहले बच्चा हम इसको लिखेंगे ए बराबर आई ए की फॉर्म में, ए बराबर आई ए की फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं, और वो भी आप पंक्ति संक्रिया द्वारा, तो आप उसको ए बराबर आई ए की फॉर्म में लिखेंगे, ए बराबर आई ए की फॉर्म में। ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंक्ति संक्रिया किसके द्वारा निकालेंगे, तो आप उसको ए बराबर आई ए की फॉर्म में लिखेंगे, और इस ए पर और इस ए पर और इस आई पर क्या लगाएंगे, इन दोनों पर हम ऑपरेशन लगाएंगे। वो भी कौन से ऑपरेशन लगाएंगे, पंक्ति से पंक्ति में ऑपरेशन लगाएंगे। जो मैंने आपको शुरुआत में 6 ऑपरेशन बताए थे, तो शुरू के 3 ऑपरेशन थे वो पंक्ति से पंक्ति पर थे, तो उन्हीं 3 ऑपरेशन को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किन्हीं भी ऑपरेशन को अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हम पंक्ति संक्रिया से निकाल रहे हैं, इसीलिए ए पर और आई पर ऑपरेशन लगाएंगे, पंक्ति से पंक्ति में ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पंक्ति संक्रिया द्वारा कर रहे हैं। स्तंभ संक्रिया द्वारा करते तो स्तंभ से स्तंभ पर लगाते, ध्यान रखिएगा।
आप वहाँ लिखेंगे, आप चूज करेंगे कि आप पंक्ति संक्रिया से करना चाहते हैं क्वेश्चन को या स्तंभ संक्रिया से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको ठीक लगे उससे कीजिएगा। बट आप जिससे भी करेंगे आप लिखेंगे वहां पे कि पंक्ति संक्रिया द्वारा, तो फिर आप पंक्ति से पंक्ति में ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, अब ए पर और आई पर ऑपरेशन किस प्रकार लगाएंगे ये समझिए। जैसे मान लीजिए आप ए पर और आई पर दोनों पर एक ही जैसा ऑपरेशन लगाएंगे, और कब तक लगाएंगे, इस ए पर ऑपरेशन लगाएंगे आप, और जो ऑपरेशन इस ए पर लगाएंगे सेम वही ऑपरेशन इस आई पर लगाएंगे। ठीक है बच्चा, और इस ए पर ऑपरेशन तब तक लगाएंगे जब तक ये जो ए है आई ना बन जाए, यानी जो ए आव्यूह है ये इकाई आव्यूह ना बन जाए। और जो ऑपरेशन आप इस ए आव्यूह को इकाई आव्यूह बनाने के लिए लगाओगे सेम वही ऑपरेशन आप इस आई पे लगाएंगे। इस ए से आप कुछ भी नहीं कहेंगे, ये ऑपरेशन ये जो ए है आपका एज इट इज साथ में चलता रहेगा। फिर समझ लीजिए, इस ए पर और आई पर ऑपरेशन आप लगाएंगे और इस ए को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। हमें ऑपरेशन इस प्रकार लगाना है कि ये जो ए आव्यूह है हमारा इकाई आव्यूह बन जाए, यानी ये जो ए आव्यूह है ये ऐसा आव्यूह बन जाए जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष सभी अवयव 0 हो। ठीक है बच्चा, तो इस ए को हमें आई बनाना है, और जो ऑपरेशन आप ए पे लगाओगे वही ऑपरेशन इस आई पे लगाओगे। तो आप ए पे ऑपरेशन लगाओगे तो ए बदलेगा, और वही ऑपरेशन आप आई पे लगाओगे तो भैया आई भी चेंज होगा। तो आगे जाकर क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, ये जो ए है हम ऑपरेशन कब तक लगाएंगे, पंक्ति से पंक्ति पर जब तक लगाएंगे जब तक ये जो ए जो है आपका आई ना बन जाए। ठीक है, और जैसे ही ये जो ए है आई बन जाएगा तो वही ऑपरेशन आप इस आई पर भी लगाओगे इधर, तो ये जो आई है ये जरूर ये भी बदलेगा। भाई आप ए पर ऑपरेशन लगाएंगे यानी ए को बदलेंगे, और फिर वही ऑपरेशन आई पे लगाएंगे तो यानी कि आई भी बदलेगा। तो आई जो भी बदल के आएगा इधर, जो भी बदल के आएगा आई, वही आपका ए इनवर्स होगा। ठीक है बच्चा, वही आपका ए इनवर्स होगा। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए एक बार, हम ए पर और आई पर ऑपरेशन लगाएंगे, ए पर ऑपरेशन तब तक लगाएंगे जब तक ये आई ना बन जाए, और वही ऑपरेशन इस आई पर लगाएंगे तो फिर ये भी बदलेगा, और ये बदलेगा जो भी आएगा आई वही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स। फाइनली यही हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये तो था पंक्ति से पंक्ति पर। अब स्तंभ पे कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आप स्तंभ पे ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो स्तंभ पर ऑपरेशन लगाने के लिए आपको ए बराबर आई ए की फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ये स्तंभ के लिए समझिए आप, स्तंभ के लिए आप कैसे करेंगे, तो स्तंभ के लिए लिखेंगे आप ए बराबर ए आई की फॉर्म में, ए बराबर ए आई। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा, इन बातों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये बात आप याद रखिएगा बच्चा, कि जब आप स्तंभ पंक्ति से पंक्ति संक्रिया पे लगा के व्युत्क्रम निकाल रहे हैं तो आप उसको ए बराबर आई ए की फॉर्म में लिखेंगे, आई पहले ए बाद में। और जब स्तंभ संक्रिया से आप व्युत्क्रम निकाल रहे हैं तो उसे ए बराबर ए आई की फॉर्म में लिखेंगे, ए पहले आई बाद में। देखिए यही चेंज है यहाँ पे, यहाँ आई पहले है, यहाँ आई बाद में, यहाँ ए बाद में, यहाँ ए पहले। ठीक है बच्चा, तो यही अंतर है बस स्तंभ संक्रिया और पंक्ति संक्रिया से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने में। ठीक है बच्चा, यहाँ भी यही काम होगा, इस ए बराबर आई ए बराबर ए आई, ए बराबर ए आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले ए पर और इस वाले आई पर क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, स्तंभ से स्तंभ में ऑपरेशन लगाएंगे। और इस ए पर जब तक ऑपरेशन लगाएंगे जब तक ये जो ए है चेंज होके आई ना बन जाए, और जब वही जो ऑपरेशन हमने इस ए पर लगाया वही ऑपरेशन इस आई पर लगाएंगे तो ये आई भी चेंज होगा। तो ये आई चेंज होकर जो भी आएगा उसे बोलेंगे हम ए इनवर्स, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। क्योंकि हमें ए इनवर्स ही तो निकालना है, व्युत्क्रम ही तो निकालना है किसी आव्यूह का, तो ये ए इनवर्स ही तो होता है व्युत्क्रम। ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स, बी का व्युत्क्रम बी इनवर्स, तो जिसका व्युत्क्रम निकालना है उसके ऊपर इनवर्स लगा दो बच्चा। ठीक है, तो ये थे दो टाइप के ऑपरेशंस, एक पंक्ति संक्रिया से और एक स्तंभ संक्रिया से। हम जो है दो टाइप से जो है किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। पंक्ति फिर समझ लीजिए, पंक्ति संक्रिया से अगर आप निकाल रहे हैं तो आप उसको ए बराबर आई ए की फॉर्म में लिखोगे, और ए पर और आई पर ऑपरेशन लगाओगे पंक्ति से पंक्ति पर, और जब तक ऑपरेशन लगाओगे जब तक ये जो ए है आई ना बन जाए, और वही ऑपरेशन इस आई पे लगाओ तो ये आई भी चेंज होगा। तो ये आई जो भी चेंज होके बनेगा वही हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक है बच्चा, ये जो आई है ये आई चेंज हो जाएगा ए इनवर्स में, और ए चेंज हो जाएगा आई में। स्तंभ संक्रिया में उसे ए बराबर ए आई की फॉर्म में लिखोगे, और इस ए पर और आई पर ऑपरेशन लगाओगे स्तंभ से स्तंभ पर, क्योंकि स्तंभ संक्रिया से कर रहे हैं। ठीक है बच्चा,
और जब तक ऑपरेशन लगाएंगे तब तक ये जो ए जो है आई ना बन जाए, और जो ऑपरेशन ए पे लगाओगे वही आप इस वाले आई पे लगाओगे, तो ये आई भी चेंज होगा, और आई चेंज होकर क्या बन जाएगा, जो भी बनेगा वो ए इनवर्स होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो आप जब भी कभी पंक्ति संक्रिया से या स्तंभ संक्रिया से किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालेंगे तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि आप पंक्ति संक्रिया से कर रहे हैं या स्तंभ संक्रिया से कर रहे हैं। एक अवयव में दोनों ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ ऑपरेशन लगा लें आपस में पंक्ति के, फिर कुछ लगा लो स्तंभ के, नहीं। अगर आप स्तंभ से कर रहे हैं तो फिर आपको स्तंभ के सभी ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे जब तक आपको फाइनल आंसर ना आ जाए। अगर आप पंक्ति से कर रहे हैं तो आप जब तक आप पंक्ति के ही ऑपरेशन लगाएंगे जब तक आपको फाइनल आंसर ना आ जाए। पंक्ति और स्तंभ के दोनों रूलों को आप एक ही अवयव के अंदर या एक ही सवाल के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक टॉपिक आपका ये था, ये भी फिनिश हो गया। एक थ्योरम और है, उसे समझेंगे इसके बाद बच्चा। ठीक है, तो चीजें आप क्लियर हो रही है ना, सारी चीजें बस समझ में आ जाइए आपके कॉन्सेप्ट, फिर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बच्चा। एक थ्योरम ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा प्रमेय है। एक प्रमेय क्या होती है बच्चा, ये आप याद कीजिए, आपको ये याद करनी है कि हमारे पास ए और बी दो समान क्रम के मान लीजिए व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। ठीक है, कैसे अवयव हैं, व्युत्क्रमणीय। माना ए व बी दो समान क्रम के क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। तो ए बी का जो होल इनवर्स है वो बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के गुणनफल के। ये आप ध्यान रख लीजिएगा बच्चा। यदि ए और बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, वो भी समान क्रम के, तो जो ए बी का होल इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। और ये थ्योरम बच्चा बहुत बार पेपर में प्रूफ करने के लिए भी पूछी गई है, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, प्रूफ हम इसको कराएंगे आपको। ठीक है, इसको हम आपको प्रूफ भी कराएंगे, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। प्रूफ करने के लिए सिद्ध कीजिए कि यदि ए और बी दो समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूफ करके दिखाओ, सिद्ध करो। तो ये प्रूफ करने को आती है बच्चा। ठीक है, तो ये थ्योरम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट और ऐसे और समझ लीजिए, देन आपका जो बेसिक है वो बच्चा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चा, जैसे नोट क्या है आप इसे समझिए, नोट्स इसको समझ लीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये यूज भी होगी क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए सपोज कि हम कोई अवयव है, हम उसका व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। ठीक है, किसी अवयव को अगर हम व्युत्क्रम निकाल रहे हैं और व्युत्क्रम निकालते समय मान लीजिए उसको हमने ए बराबर आई ए की फॉर्म में लिखा, तो जो लेफ्ट हैंड वाला ए है अगर उसका कोई एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाता है बच्चा, तो फिर वो अवयव इकाई अवयव नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें जब एक रो या एक कॉलम जीरो हो गया तो उसमें वन नहीं आएगा। भाई देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव ए है। ठीक है, मैं हिंदी में लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ। यदि कोई वर्ग अवयव ए है, हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका व्युत्क्रम हम पंक्ति संक्रिया से ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे भाई, अगर कोई ए वर्ग अवयव है और हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है पंक्ति संक्रिया से, तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ए बराबर आई ए की फॉर्म में। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अभी बताया था मैंने। ठीक है, और अगर स्तंभ से निकालते तो ए बराबर ए आई की फॉर्म में लिखते, तो हम फिलहाल यहाँ पंक्ति संक्रिया से निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पे से हम ए बराबर आई ए की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या करते हैं, ए पर ऑपरेशन लगाते हैं पंक्ति से पंक्ति पर और आई पर लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑपरेशन लगाते लगाते क्या हो जाता है, ये जो लेफ्ट हैंड वाला आपका ए है इसका कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव जीरो हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है कि इस ए पर और आई पर पंक्ति संक्रिया या स्तंभ संक्रिया के ऑपरेशन लगाते लगाते इस वाले अवयव का कोई एक रो या एक कॉलम मान लीजिए पूरा जीरो हो गया, तो भैया फिर ये जो ए अवयव है ये इकाई अवयव नहीं बन सकता है। और जब ये ए इकाई अवयव नहीं बनेगा तो फिर इसका अस्तित्व नहीं होगा, और इसका अस्तित्व नहीं होगा तो इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते। समझ में आ रहा है ना आपको। जब हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो ए जो है ये आई नहीं बनेगा, और जब ये ए आई ही नहीं बनेगा तो फिर ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा। जबकि प्रारंभ वो जो पंक्ति संक्रिया से ये आई बनना चाहिए, ये आई नहीं बनेगा।
दे समझिए आई क्या होता है, आई क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, इकाई आप 1001। जैसे मान लीजिए इसका पूरा ये वाला मैंने 0 बना दिया, तो क्या ये 1 बन जाएगा? फिर नहीं, जब ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ पे 1 कहाँ से आएगा? या मान लीजिए ये पूरा 0 हो गया तो फिर यहाँ 1 नहीं आएगा, या ये 0 हो गया तो भाई किसी भी आव्यूह की कोई एक रो को 0 कर दो या एक कॉलम को 0 कर दो तो फिर वो इकाई आव्यूह नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें मुख्य विकर्ण में से कोई एक एलिमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वो इकाई आव्यूह नहीं बनेगा। तो अगर ये इसका एक रो या एक कॉलम 0 हो जाएगा तो ये इकाई आव्यूह नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा? इसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा बच्चा। और जब इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं नोट लिख देता हूं, जब किसी आव्यूह का कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाता है तो उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चा, अगर किसी आव्यूह पर ऑपरेशन लगाते लगाते उसकी कोई एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो गया तो फिर उसका जो है प्रतिलोम हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते हैं आपको मैंने अभी बताया। जब आप a बराबर आई ए की फॉर्म में लिखोगे तो ये जो a जो है आगे जाकर i बन जाता है, और ये जो i जो है ये आगे जाके a इनवर्स बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये a इसका कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाएगा तो ये i बनेगा ही नहीं, और जब ये i नहीं बनेगा तो फिर इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो फिर इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका i बनना बेहद जरूरी है। अगर ये i नहीं बना, इकाई आव्यूह नहीं बना तो फिर इसका अस्तित्व नहीं होगा, फिर इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई एक रो या एक कॉलम 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। जिन लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है मुझे वीडियो में जरूर बता दीजिएगा बच्चा। ठीक है, और वीडियो को जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर जरूर किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंटों को जोड़िए, अपने क्लास के सभी स्टूडेंटों को बताइए यार बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चा। तो आप लोग भी मेहनत थोड़ा सा किया करो ना, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंटों को बच्चा कनेक्ट करिए। ओके बच्चा।